हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट के IIT JEE ऑन नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर जो कि ग्राफ का था। बिल्कुल ग्राफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ग्राफ क्या काम आएगा, मतलब सर हमारे मतलब समझ नहीं आया ग्राफ क्यों। देखो भाई, मोशन को कभी कभार वो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करता है। एग्जामिनर जो भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसको ग्राफ में ड्रॉ करके बता देगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई वेलोसिटी क्या होती है। अब यार तुम्हें ग्राफ का नॉलेज ही नहीं होगा तो ग्राफ पढ़ के वेलोसिटी कहां से बता पाओगे। या उसने मान लो पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे दिया और तुमसे वेलोसिटी मांग ली, या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया तुमसे एक्सेलरेशन मांग लिया, तो क्या करोगे फिर। ऐसे टाइम के लिए हमें ये वाला पार्ट पढ़ना जरूरी है। तो आज मोशन को थोड़ा ग्राफिकल वे में देखेंगे, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके लिए ग्राफ बनाना हो तो किस प्रकार के ग्राफ हम बना सकते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, क्या क्या करना होता है, वो सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरे जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको भी कुछ चीजें फॉलो करनी है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको कोई टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो उनको आप नोट कीजिए अपने हाथों से। वो चीज ज्यादा लंबे समय के लिए वो चीजें याद रहती है अगर कोई भी चीज खुद के हाथों से लिखी जाती तो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ाने के बाद आपसे वो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डाउट रह गया, समझ नहीं आया, तो भाई उसके लिए मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देता हूं, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं। जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं कवर करवाता हूं। तो वो चैप्टर के वाइज जो प्रीवियस MCQs होते हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। जब भी मैं यहां क्वेश्चन सॉल्व कराऊं खुद से एक बार ट्राई जरूर करना उन क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको खुद से सॉल्व जरूर करने हैं। लास्ट के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, अभी साथ साथ चीजों को कवर करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। यूजुअली बच्चों के साथ दिक्कत यही आती है कि सर लास्ट में रह गए, हमारे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए, ये हो गया वो हो गया। हम वो सारी चीजें पहले ही खत्म कर देंगे। तो ये जो पूरा प्लान बनाया ना बेटा, वो इस हिसाब से बनाया कि लास्ट में आप एकदम फ्री माइंड रह के एग्जाम दो और अपना सिलेक्शन गारंटेड कर लो उसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आप इतना सा काम करो कि एक बार शिद्दत से फॉलो कर लो चीजों को, तो फिर आपको ही फायदा होगा उससे, राइट। चलिए भाई, तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कभी कभार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करें उसमें, है ना। तो उसके लिए मैं ग्राफ की कुछ चंद बातें आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको स्लोप निकालना आता है? याद है बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था वो? इसके लिए। बेसिक मैथ्स याद है, कुछ पुरानी बातें मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे, उसमें स्लोप निकालना सिखाया था, इक्वेशंस बताई थी मैंने कि अगर ये y² = 4ax है तो वो ग्राफ पैराबोला बनेगा, एलिप्स का क्या ग्राफ बनेगा, है ना, सर्कल का क्या ग्राफ बने, सब मैंने बताया था। मतलब उनकी इक्वेशंस के साथ साथ मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो वही सारी बातें बेटा। स्लोप निकालना आता है आप लोगों को? नहीं आता? चलो मैं सिखाऊंगा आज तुम लोगों को स्लोप कैसे निकाला जाता है। अभी इसको रोकते हैं यहीं पे, ठीक है, स्लोप के बारे में समझते हैं। उससे पहले मैं शुरुआत करता हूं यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ से। बेटा मान लीजिए आपको पोजीशन और टाइम का एक ग्राफ दे दिया जाए, जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। यहां पे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे अगर कोई दे दे और ग्राफ में कुछ इस प्रकार का कुछ भी कर्व बन रहा हो, मान लो कुछ भी रैंडम कर्व बना दिया मैंने, कुछ इस प्रकार का कोई रैंडम कर्व बन रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ में। मान लीजिए यहां पे एट दिस पॉइंट टाइम जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा? t1। सोच के देखना, इस पॉइंट पे टाइम जो होगा इसको मैंने बोला t1। यहां पे आप देखेंगे यहां पे पोजीशन हो जाएगी s1। यहां पे कोई टाइम पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पे मैंने बोला टाइम हो जाएगा हमारे पास t2। यहां पे पोजीशन हो जाएगा s2, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच की बातें करते हैं। एक पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की चर्चा करेंगे। यहां पे टाइम था t1, पोजीशन था s1, यहां पे टाइम था t2, पोजीशन था s2। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा? सर ये t1 है, ये t2 है। अगर मैं t2 - t1 करूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी। सहमत हो मेरी बातों से? अगर मैं t2 - t1 करता हूं तो मुझे ये लेंथ मिलती है। सहमत हो मेरी बातों से? t2 - t1 को आप लोग प्यार से क्या डेल्टा t कहते थे? सोच के देखना।
T2 माइनस T1 को आप लोग क्या प्यार से डेल्टा टी बोलते थे? हाँ सर बोलते थे। तो इसको मैं थोड़ा यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो जाएगा डेल्टा टी। बेटा यहां पे S1 यहां पे S2, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो लेंथ अगर मैं तुमसे पूछूं तो मुझे बता पाओगे होगी कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या ये मेरा S2 माइनस S1 हो जाएगा क्या? सोच के देखना। ये लेंथ अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या वो S2 माइनस S1 मुझे मिल सकता है क्या? सोच के देखो। क्या S2 माइनस S1 को मैं डेल्टा S लिख दूं क्या? तो ये जो लेंथ है यहां देखो, ये भी वही लेंथ आ रही है क्या? ये जो लेंथ है वही लेंथ इधर आ रही है, देख लो सेम लेंथ है बेटा यहां पे भी। तो ये अगर डेल्टा S है, S2 माइनस S1, तो ये लेंथ भी डेल्टा S हो जाएगी, S2 माइनस S1। ये डेल्टा T, ये डेल्टा S। अगर मैं यहां पे कॉर्ड बना दूं, कॉर्ड तो समझते हो आप लोग, ये कोई कर्व है, इस कर्व का कॉर्ड ये होता है, पता है इसके बारे में, मैथ्स में पढ़ा होगा। तो कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है यहां पे, ये हमें बताना है बेटा। मान लीजिए एंगल उसने थीटा बनाया है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कॉर्ड को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, तो यही एंगल ये कॉर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी बना रहा है। जो एंगल कॉर्ड यहां पे डेल्टा टी के साथ बना रहा है वही एंगल ये कॉर्ड इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगा। अगर इस कॉर्ड के फॉर्मूले में मैं अगर tan थीटा फाइंड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? tan थीटा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर अगर थीटा पॉजिटिव या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना होता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो tan थीटा तो स्लोप होता था। यही तो पूछ रहा था मैं, स्लोप निकालना आता है आपको? बिल्कुल आता है सर, अब स्लोप निकालना बहुत अच्छे से आता है। मैं यही तो पूछ रहा था मैं आपसे, क्या आपको स्लोप निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर। बताया था ना मैंने आपको कि कोई भी टेंजेंट पे कर्व बना लो, पर यहां पे तो सर यहां पे हमने कॉर्ड बना दिया, कोई बात नहीं। देखा जरा, एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा। तो इसको मैं यहां पे फर्दर सॉल्व करता हूं कि tan थीटा जो है वो तो स्लोप हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह लिखूंगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो स्लोप हमें मिलेगा बेटा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। हाँ, ये तो एवरेज स्पीड थी या एवरेज वेलोसिटी थी, है ना? क्या ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं था ये? तो अगर मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया जाए तो उसके कॉर्ड का स्लोप, है ना, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ कॉर्ड, m इज व्हाट स्लोप ऑफ कॉर्ड। अगर मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया जाए और उस ग्राफ के कॉर्ड का जो स्लोप होगा अगर वो मैं निकाल लूं तो मुझे मिलता है एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। अच्छा, ये मतलब होता है क्या इसका? बिल्कुल यही मतलब होता है। तो आपने देखा पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा था, पता नहीं किस प्रकार का मोशन था लेकिन पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा था, और इस ग्राफ को देख के मैं सिर्फ इस कॉर्ड का स्लोप निकालूंगा। स्लोप जैसे निकालूंगा मैं देखूंगा कि वो स्लोप एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रखा है तो आप इसके कॉर्ड का स्लोप निकाल लीजिए। कॉर्ड का स्लोप जो आप निकालोगे वो एवरेज वेलोसिटी होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को? पोजीशन टाइम का ग्राफ दे दिया बेटा, तो इस कर्व में इस ग्राफ में आपने यहां पे पॉइंट्स मार्क करें। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपने बातें कर ली अपनी सारी। आपने बोला कि यार एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, यहां पे टाइम था t1, यहां पे टाइम था t2, यहां पे पोजीशन था s1, यहां पे पोजीशन था s2। तो ये काम आपने किया। उसके बाद आपने बोला कि ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक टाइम जो होगा डेल्टा टी हो जाएगा, जिसको टाइम इंटरवल कहा जाएगा। यहां से लेके यहां तक हमें डेल्टा एस मिल गया जो कि चेंज इन पोजीशन कहलाएगा, जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अभी। टाइम इंटरवल, so total distance upon total time is your average speed, total displacement upon total time is your average velocity। तो आज के बाद ध्यान रखना ये बात कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप
निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपने स्लोप निकाला है बेटा, ये पॉइंट का नामकरण कर दूं, इट्स लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। बेटा दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपने स्लोप निकाला है तो आपको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। किसी एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो कैसे होता है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहली शुरुआत मैंने पोजीशन और टाइम ग्राफ से की है। यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपने स्लोप निकाला है तो वो देता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिलहाल तो इसको नोट कर रहे हो, स्लोप निकालना आता है tan थीटा, आपको एक लाइन खींचनी है, देखना है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो उसका tan करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, बड़े आगे देख लो भाई साहब, ये सारी वही बातें हैं। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था बेटा। यहां आप देख रहे हो उसने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, आप देख रहे हैं दो पॉइंट कंसीडर किए हैं। यहां पे टाइम t1 ये पॉइंट, यहां पे टाइम t2, यहां पे पोजीशन x1, यहां पे पोजीशन x2, दोनों के बीच का सेपरेशन डेल्टा x का, तो यही डेल्टा x बेटा यहां पे भी बन जाएगा। सोचो जरा, बिल्कुल बनेगा सर। यहां पे टाइम t1, यहां पे टाइम t2, तो इनके बीच का सेपरेशन डेल्टा t, तो ये लो भाई डेल्टा t बन गया। ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b था, दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप, एक सीधी सी लाइन खींच दी हमने। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, वो ट्राइंगल मैंने अलग से बना लिया। बेटा जो एंगल देखो, जो एंगल यहां थीटा बन रहा था वही एंगल यहां भी बनेगा। तो आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो कि एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा। इतनी देर से बस इतनी ही बातें समझा रहा था। तो सर आप तो बोलते हो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो स्लोप होता है, आप तो ये बीच वाला एंगल ले रहे हो। बेटा मैं यही तो बता रहा हूं कि यहां पे जो एंगल थीटा है वही एंगल थीटा ये भी हो जाएगा। यही तो बताया यहां पे भी मैंने कि जो ये एंगल थीटा है, जो ये एंगल थीटा है वही ये एंगल थीटा भी बनेगा बेटा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट पता है ना आपको। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन बना रहा हूं मैं यहां पे पिंक कलर से, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो एंगल थीटा ये बनेगा वही एंगल थीटा ये बनेगा। तो ये बात के लिए मत सोचो कि स्लोप निकालने के लिए आप तो कहते थे कि जो थीटा होगा इट शुड बी द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल बना नहीं है, कोई बात नहीं, वही एंगल बनेगा बेटा, वही एंगल बनेगा यहां पे भी। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कुछ भी कंसीडर करो, जो वो बोलेगा। अगर वहां उसने बोला डिस्प्लेसमेंट, यहां उसने बोला टाइम, तो बोलना एवरेज वेलोसिटी। यहां उसने बोला डिस्टेंस, यहां उसने बोला टाइम, तो बोलना एवरेज स्पीड। समझ गए बात को, नोट कर लीजिए। यहां पे पोजीशन बोलता है तो भी आप वेलोसिटी ही लेना बेगा, बिकॉज चेंज इन पोजीशन इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है तो बेटा वेलोसिटी मिलेगी। स्लोप कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है जानते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से। अगर मान लो ऐसा स्लोप है बेटा तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? जी सर बिल्कुल ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। अगर यहीं पे ऐसा स्लोप है बेटा तो यहां पे क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर ये होगा स्लोप नेगेटिव, बिकॉज ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। यहां पे एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ये बात तो जानते हो ना। तो सेम कहानी वेलोसिटी के लिए होगी। अगर आपका कर्व कुछ इस प्रकार से बना तो नेगेटिव वेलोसिटी, अगर आपका कर्व ऐसा बना तो पॉजिटिव वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन की स्लोप कैसा है यहां पे। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है। अब इंस्टेंटेनियस की कहानी मैं बताता हूं बेटा आपको कि इंस्टेंटेनियस में असल में हो क्या रहा था। ग्राफ आज भी हमारा वही है बेटा, आज भी हम यहां पे पोजीशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ बनाएंगे। पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये कुछ इस प्रकार से बना ग्राफ। आज मैं दो पॉइंट्स के बीच की बातें नहीं करूंगा बल्कि एक किसी इंस्टेंट की बात करूंगा, क्योंकि मैं चर्चा करूंगा अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये रहा एक पर्टिकुलर टाइम, इस पे बताइए क्या होगी वेलोसिटी।
तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यहां पे एक टेंजेंट बना दूं। बेटा इस पे एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को छू के जाती है उस पॉइंट पे जहां पे आप स्लोप निकाल रहे हो। सो दिस विल बी योर टेंजेंट। सो बेटा टेंजेंट क्या है? वो लाइन है जो कि कर्व को किसी उस पॉइंट पे छू के जाती है जहां पे आप स्लोप फाइंड करना चाहते थे। टेंजेंट वो लाइन है जो कि कर्व को वहां से छू के जाती है जहां पे आपको स्लोप निकालना है। अब ये टेंजेंट यहां पे देखो कितना एंगल बनाता है। तो सीधी सी बात है, आप यहां पे निकालोगे tan थीटा। अब ये ऐसा क्यों किया सर आपने? हाँ, ये कैसे किया आपने, ये बताओ। देखो बेटा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप ये सारी बातें करना चाहते हो तो आपको टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना पड़ेगा। टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा किया हमने, बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम इंटरवल कर दिया। इतना छोटा कि यहां पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt हो गया। उस छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा पोजीशन में चेंज आया जिसको ds कहा बेटा मैंने। अगर आप यहां पे गौर फरमा के देखोगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है छोटा सा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को जब मैं जूम करता हूं, इस ट्रायंगल को जब मैं जूम करता हूं तो ये होता है बेटा dt, ये होता है बेटा ds। ठीक है, इस ट्रायंगल में यहां पे कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल मैंने यहां पे लिखा थीटा। सो इसका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट विल बी योर ds बाय dt। इसका tan थीटा हो जाता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज योर ds बाय dt। अब ds बाय dt क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लो भाई, जो स्लोप आप निकालोगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिनोट करेगा। पहले आप बड़े टाइम इंटरवल की बात कर रहे थे, आज आप छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो। तो छोटा सा टाइम इंटरवल मतलब dt। छोटे टाइम इंटरवल में छोटे से पोजीशन का चेंज हुआ तो छोटा पोजीशन चेंज ds। सो ds बाय dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि पोजीशन टाइम का ग्राफ दे दिया, पोजीशन टाइम का ग्राफ दे दिया, तो आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे। इसका स्लोप फाइंड करने से आपको मिलता है वेलोसिटी, बस। पोजीशन और टाइम का ग्राफ है बेटा, आपने फाइंड किया इसका स्लोप तो आपको मिलेगी इसकी वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का ग्राफ है, आपने फाइंड किया स्लोप, आपको मिलेगी इसकी वेलोसिटी। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लिखना चाहते हो लिख लो इसको भी। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप फाइंड करोगे, वेलोसिटी मिलेगी। देखो यहां पे भी यही हुआ बेटा, मुझे इस जगह पे फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो मैंने क्या बोला है, बड़ा सा टाइम इंटरवल की जगह एक छोटा सा टाइम इंटरवल यहां पे ले लेते हैं dt। इस छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा पोजीशन चेंज हुआ ds। यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना, इस छोटे से ट्रायंगल को सॉल्व किया, ये देखो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है dt ds और ये लो थीटा। बस इतनी सी बात है। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप फाइंड करो, मिलेगी वेलोसिटी। बड़े टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करोगे तो मिलेगा एवरेज, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करो या किसी इंस्टेंट पे फाइंड करोगे तो मिलेगा इंस्टेंटेनियस। बड़े टाइम इंटरवल पे अगर आपको एवरेज बताना है तो आपको दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ कॉर्ड फाइंड करना। कॉर्ड इज एक्चुअली 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 2 पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस तो आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। समझ आई बातें आपको? क्या बोला कि अगर आप फाइंड करना चाहते हो एवरेज वेलोसिटी को तो आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमारे पास होंगे। अगर आप करना चाहते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड तो आप फाइंड करिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट जहां पे आप बोल रहे हो इंस्टेंट की। बड़ा एक और सिंपल सा फंडा जो हमेशा याद रखना, थोड़ा सा तरीके वाला है, ट्रिक है। तुम जानते हो वेलोसिटी तभी मिलती है जब आप पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के साथ में। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या यही है वेलोसिटी? क्या यही है वेलोसिटी? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सर।
ध्यान रखना इस बात को आगे से कि ग्राफ में जब भी बातें करोगे, ग्राफ में जब भी बातें करोगे तो बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब, ग्राफ पे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। याद रहती है ऐसी चीजें। ग्राफ में डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। अगर आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो ग्राफ में उसका मतलब होता है स्लोप। अगर आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो ग्राफ में उसका मतलब होता है स्लोप। बड़ा अच्छा सा तरीका है याद करने का, ट्रिक समझ लो इसको, है ना, निंजा टेक्निक, चीजों को याद रखने की। समझ नहीं आता सर कब स्लोप फाइंड करें, कब एरिया फाइंड करें, तो भाई बड़ा सिंपल सा टेक्निक है ये वाला हमारा निंजा टेक्निक, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता है, अगर आपको पता है कि वेलोसिटी तभी मिलेगी जब मैं पोजीशन का डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी मिल रही है, तो ग्राफ अगर आ जाए तो किसका डिफरेंशिएशन क्या था, पोजीशन का, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन और टाइम का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। इतनी सी बात समझ रहे हो बात को, लिख लो ये सारी बातें, लिख लो ये सारी बातें बेटा। ये तो पता होना चाहिए कि हाँ यार इसका डिफरेंशिएशन करते तो बनता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते अब आप लोग, है ना। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो यहां पे वो सारी बातें मैं बता रहा हूं कि क्यों स्लोप यहां पे इंस्टेंटेनियस बना। तो इसका प्रमाण ये देखो, इसका स्लोप मैं फाइंड करने गया, बाय चांस इसका स्लोप ds बाई dt आ गया, और मैं जानता हूं कि ds बाई dt तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो यहां से पता चला, ओ अच्छा, इसका जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। पता चली नहीं बात? हाँ सर पता चली। इससे पहले वाले में यहां पे आओ, कहां गया वो वाला पार्ट अपना, ये रहा। मैंने तो कुछ नहीं, रैंडम स्लोप फाइंड किया, स्लोप फाइंड करके मैंने देखा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आ रहा है। मैंने ओ यार ये तो एवरेज वेलोसिटी होता है। अच्छा, अगर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लूं तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। समझ गया मैं सर। लेकिन किसकी बात हो रही है, पोजीशन टाइम ग्राफ की। किसकी बात हो रही है, पोजीशन टाइम ग्राफ की। ये कहानी आगे वेलोसिटी के लिए लगेगी, तो अब भी बताऊंगा मैं, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, वो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। किया नोट सभी ने? ये भी लिख लो भाई, ये सारी बातें लिख लो, चिंता मत करो, ग्राफ से बहुत ज्यादा पाला पड़ेगा तुम्हारा, है ना, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी। तो देखो भाई सवाल क्या है, हमसे पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी मिलेगी। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for a particle is shown in figure, then the average velocity of the particle between 10 second and 30 second। बेटा 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बता पाओगे? बता देंगे सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। ध्यान से देखना सभी लोग, 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड, बेटा टाइम इंटरवल की बात तो मैं समझ गया। 10 से लेके 30 सेकंड्स तक 20 सेकंड्स का टाइम इंटरवल होता है, डेल्टा टी हमें मिल चुका है। दिक्कत पता है कहां आ रही है, पोजीशन में आ रही है। चलो 30 सेकंड्स पे मुझे पोजीशन पता है 2 है, लेकिन 10 सेकंड्स पे मैं नहीं जानता हूं पोजीशन कितना है, क्योंकि वो तो 0 भी नहीं है। 10 सेकंड्स पे मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, 30 सेकंड्स पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, लेकिन 10 सेकंड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। यार ये तो दिक्कत हो गई यार, अब क्या करें? ये चीज हमें पता ही नहीं चल रही कितनी है, नीचे वाली चीज हमें पता चल चुकी है। ओहो दिक्कत होगी यार। ये तो दिखने में ट्राइंगल दिख रहा था, अगर मुझे थीटा मिल जाता तो मैं स्लोप फाइंड करके tan थीटा लगा देता। अगर मुझे थीटा पता होता तो मैं m इक्वल्स टू tan थीटा लगाता और यही बोल देता हमारा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन दिक्कत क्या आ रही कि सर जब तक मुझे ये हाइट पता नहीं होगी मैं थीटा कैसे लगा सकता हूं? अरे भाई थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। हाँ, तो ये चीज अगर आपको नहीं पता होगी परपेंडिकुलर, तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे? फिर क्या करें सर? इसके लिए थोड़ा सा सोचा हमने, सोचा विचार करा, बहुत ज्यादा सोचा हमने, बहुत ज्यादा विचार करा और एक नतीजे पे आए हम लोग। नतीजा क्या था वो आओ जरा दिखाता हूं कि 10 से लेके 30 तक की ये जो लाइन मैंने बनाई है, चलो मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं यार। 10 से लेके 30 तक की जो मैंने लाइन बनाई है, अगर इसको गौर फरमा के देखें हम लोग, सो भाई इस लाइन ने इस वाली लाइन के साथ, ठीक है, यहां तक, और एक ये वाली लाइन। हाँ बेटा ये जो 10 से लेके 30 तक लाइन थी, इसने यहां पे जो एंगल बनाया वो है थीटा। यही एंगल ये ऊपर वाली लाइन भी बना रही है थीटा,
यही एंगल ऊपर वाली लाइन भी बना रही है और यही एंगल ऊपर भी बना रहा है। समझ रहे हो क्यों बन रही है लाइन? समझ रहे हो क्यों ये एंगल बन रहा है? हैं? जो एंगल यहां पे बना वही एंगल ऊपर बनेगा। ये वाली व्हाइट लाइन भी यही बनाएगी, ये वाली व्हाइट लाइन भी यही बनेगी। मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं उसको। जो एंगल ये बन रहा है वही एंगल ये बनेगा, वही एंगल ये बनेगा, वही एंगल ये बनेगा। सोचो हां कि ना? सोचो हां कि ना? बनेगा। तो सर अगर मैं इस थीटा को फाइंड करना चाहता था तो मैं क्यों ना इधर से थीटा को फाइंड कर लूं, वही थीटा यहां पे भी होगा। क्यों ना मैं यहां से थीटा फाइंड कर लूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पे पोजीशन 1 है, यहां पे पोजीशन 1 है। ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, बहुत बढ़िया। और यहां पे टाइम भी पता है मुझे कितना है, 20, तो ये हो जाएगा 10। बहुत बढ़िया सर। ये 2 माइनस 1, ये 20, 30 माइनस 10 हो जाएगा। ये थीटा सॉल्व करना आसान है रादर देन दिस थीटा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप इस थीटा को कंसीडर करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो वही आएगा। आप इस थीटा को लेके सॉल्व कर लो, आंसर वही आएगा। तो इस थीटा को लिया बेटा, परपेंडिकुलर बोलो 2 माइनस का 1, बेस बोलो 30 माइनस का 20 इक्वल्स टू वी एवरेज। क्या ये बात सही रहेगी? खुद सोचो तुम लोग। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ना द पॉइंट इज कि यार ये थीटा फाइंड करना डिफिकल्टी हो गई मेरे लिए, क्योंकि 10 पे टाइम इक्वल्स टू 10 पे मुझे पोजीशन नहीं पता, लेकिन वहीं पे 20 सेकंड पे मुझे पोजीशन पता है 1 है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 20 सेकंड पे पोजीशन 1 है तो ये बन जाएगा बेटा, ऊपर देखो 30 सेकंड पे पोजीशन 2 है, 2 माइनस 1, हाँ सर। ये देखो 30 माइनस 20, हाँ सर। सो 2 माइनस 1 1 होता है, 30 माइनस 20 10 होता है, तो 1/10। आई थिंक आंसर विल बी 0.1 मीटर पर सेकंड। क्या यही आंसर आ रहा है? चेक कर लो जल्दी से। समझते हो बात को? ये थीटा की बातें समझ रहे हो? यहां पे पोजीशन नहीं पता थी तो 10 से 20 के बीच में काम नहीं कर सकता था मैं, लेकिन मुझे एक बात पता है सर, यहां पे स्लोप कांस्टेंट है। यहां पे आप देख रहे हो हर जगह पे स्लोप कांस्टेंट है। और बेटा अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मैं बोलूं क्या एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? हाय क्या बात है। पोजीशन और टाइम का या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो एवरेज वेलोसिटी दे रहा है। तो अगर इस पूरे रास्ते पे थीटा कांस्टेंट है बेटा, यहां पे भी थीटा, यहां पे भी थीटा, यहां पे भी थीटा, यहां पे भी थीटा, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का तात्पर्य है कि स्लोप हमारा जो है वो कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट तो कहीं से भी फाइंड करो, यहां फाइंड करो, यहां फाइंड करो, यहां फाइंड करो, कहीं पे भी फाइंड करो, एवरेज वेलोसिटी तो सेम ही आएगी, क्योंकि स्लोप पूरे रास्ते में कांस्टेंट है। पूरे रास्ते में स्लोप कांस्टेंट है तो पूरे रास्ते में एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रही है हमारी। सो इट विल बी 0.1 मीटर पर सेकंड। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना बात को? लिख लिया ना सारी बातें? चलो भाई अगला सवाल दिखाऊं तुम्हें, देखो भाई करो। अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्टेंस टाइम कर्व देखा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? क्या ए पे मैक्सिमम होगी, क्या बी पे मैक्सिमम होगी, सी पे होगी या डी पे होगी? किस जगह पे? देखो उसने वेलोसिटी बोल दिया, कोई बात नहीं घबराओ मत, ठीक है। बस इतना सा बताओ कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है तुम्हारे हिसाब से। पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी बोलो, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, आपसे बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी। पोजीशन टाइम ग्राफ है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी? मैंने तो सोच लिया है, तुम्हारा पता नहीं। मैं जानता हूं कि इफ इट इज अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी जो होता है बेटा स्लोप होता है, विच इज एक्चुअली tan थीटा, है ना बेटा। स्लोप कहां मैक्सिमम होगा? स्लोप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं हर पॉइंट पे। जैसे ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, बी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, सी पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट बनाया, और डी पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट बनाया। बेटा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एंगल कहां पे बन रहा होगा? ये है, ये है, ये है और ये है। यहां पे एंगल बनेगा थीटा ए, यहां पे एंगल बनेगा थीटा बी, यहां पे एंगल बनेगा थीटा सी, यहां पे एंगल बनेगा थीटा डी। बताओ भाई सबसे ज्यादा एंगल कहां बन रहे हैं, सी पे या डी पे या बी पे? मेरे हिसाब से मैक्सिमम एंगल जो हमें मिल रहा है वो थीटा डी वाला है, वो थीटा डी है। और बेटा कंडीशन कहती है कि थीटा अगर ज्यादा होगा तो tan थीटा भी ज्यादा होगा। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो tan थीटा ज्यादा तो स्लोप भी उतना ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा एंगल
उतना ज्यादा tan थीटा का वैल्यू, उतना ज्यादा स्लोप। तो सबसे ज्यादा स्लोप कहां मिलेगा? डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमम स्लोप। डी पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम स्लोप। तो क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा स्लोप कहां होगा? डी पॉइंट पे। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी कहां होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमें डी पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी तो देता है। चलो भाई लिख लो इसको। हाँ मैं समझ रहा हूं, अभी थोड़ा सा इजी वाला सवाल दे दिया तुम लोगों को, कोई बात नहीं, उड़ो मत। अभी आ रहा है आगे टफ क्वेश्चन भी, वो हालत खराब करेगा, है ना। आओ भाई इसको देखो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहां होगी इसमें? सी पे, डी पे, ई पे या फिर एफ पे? नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जहां पे स्लोप नेगेटिव वहां पे वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्लोप नेगेटिव कहां होता है। क्या सी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होगा? देखें तो ऐसा वाला, ना ना सर। क्या डी पॉइंट पे? नहीं सर, डी पॉइंट पे स्लोप 0 होता है। सी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगा। ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होगा, हाँ। और यहां पे एफ पॉइंट पे स्लोप फिर से पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो सी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, डी पॉइंट पे स्लोप 0 है, ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है और एफ पे स्लोप पॉजिटिव होता है बेटा। तो यहां पे स्लोप नेगेटिव है ई पे, तो स्लोप एट द पॉइंट ई यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए एट पॉइंट ई वेलोसिटी इज नेगेटिव बेटा। जहां पे स्लोप नेगेटिव वहां पे वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी आपकी। समझते हो बात को? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां पे स्लोप नेगेटिव वहीं पे वेलोसिटी भी नेगेटिव। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ आ गया बढ़िया तरीके से। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। समझ आया सभी को? करो इस सवाल को। अ बॉडी इज एट रेस्ट एट x equals to 0. At t equals to 0, it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration. At the same instant, another body passes through x equals to 0, moving in the positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x1 after the time t. The second position of the second body is given by x2 after the same time. Then which of the following graph correctly describes x1 minus x2 as a function of t? इसमें से कौन सा सही ग्राफ बनेगा? यार वो आपको याद है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था साइक्लिस्ट और बस वाला केस, या फिर उससे पहले वाले लेक्चर में आदमी, पैसेंजर और बस वाला केस। ये बिल्कुल वैसे ही है। एक गाड़ी आगे है और एक गाड़ी पीछे से कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। एक गाड़ी आगे खड़ी है जो रेस्ट पे थी, एक्सेलरेट करना शुरू हुई, और एक गाड़ी पीछे से कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी। तो आपको बताना है x1 इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कार, x2 इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड कार। तो कौन सा सही ग्राफ होगा x1 माइनस x2 वर्सेस t का? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है। किया ट्राई? कैसे करेंगे इसको? हाँ चलो भाई देखो, मेरा दिमाग कुछ कहता है, जरा सुनते हैं उसकी भी। एक गाड़ी जो कि चलती आ रही थी ऑलरेडी विद सम कांस्टेंट स्पीड, मुझे नहीं पता इसकी स्पीड क्या थी, मान लीजिए v है। एक गाड़ी जो रेस्ट से चलना शुरू हुई, एक गाड़ी जो कि रेस्ट पे थी और चलना शुरू हुई विद सम एक्सेलरेशन a, ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखने गया। अ बॉडी एट रेस्ट एट x इक्वल्स टू 0, और यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है यहां पे। सो मतलब ये कार कहां खड़ी थी? ओरिजिन पे, और ये कार कहां आ रही है? ओरिजिन की तरफ आ रही है। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। कार ये वाली कहां है? ओरिजिन पे, और एक कार ओरिजिन की तरफ आ रही है। ठीक है सर, चलिए भाई, t इक्वल्स टू 0 पे गाड़ी ने चलना शुरू किया। ठीक है सर, t इक्वल्स टू 0 पे कार ने हमारे यहां पे चलना शुरू कर दिया। t इक्वल्स टू 0 पे सारी बात। इन्होंने कहा है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1। पहली बॉडी कौन सी थी हमारी? जो कि स्टार्ट हुई थी चलना, और दूसरी बॉडी कौन सी होगी? जो कि चलती आ रही है। नंबरिंग कर देता हूं, ये हमारी पहली बॉडी हो जाएगी, ये हमारी दूसरी वाली बॉडी हो जाएगी। पहली बॉडी ने कुछ टाइम t के बाद डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स से इट इज गिवन बाय x1,
दूसरी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इट विल बी योर x2, ठीक है, यहां पे पहुंचे एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, दोनों गाड़ियां यहां पहुंचती है। पहली गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, दूसरी गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है x2 का, ठीक है। मुझे ग्राफ बताना है बेटा, मुझे बता सकते हो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। x2 जो होगा बेटा वो vt हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड v है और टाइम इसको t लग रहा है। बेटा x1 जो हो जाएगा वो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो x1 हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। x1 हो गया हाफ at स्क्वायर, x2 हो गया vt। उसने मुझसे बोला व्हाट इज द ग्राफ फॉर x1 माइनस x2। अब यहां पे अगर मैं x1 माइनस x2 निकालूं तो बताओ भाई पहले क्या वो नेगेटिव हो जाएगा? यहां तक अगर देखा जाए तो x2 बड़ा है x1 से, तो अगर मैं x1 माइनस x2 करूंगा तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलेगा। यहां पे एट दिस पॉइंट, एट दिस इंस्टेंट x1 और x2 अब बराबर हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले x2 बड़ा था x1 से, तो x1 माइनस x2 किया, नेगेटिव आया। इस जगह पे अगर मैं x1 माइनस x2 करता हूं तो आंसर 0 आता है, क्योंकि यहां पे दोनों गाड़ियां मिल चुकी है, यहां पे दोनों गाड़ियों का पोजीशन बराबर आ चुका है। इससे पहले ये गाड़ी पीछे थी इसलिए x1 माइनस x2 किया तो नेगेटिव आया। इस जगह पे दोनों गाड़ियां मिल चुकी है, दोनों का पोजीशन सेम है, इसलिए x1 x2 बराबर हुए, यहां पे x1 माइनस x2 0 होगा। इससे आगे की बात करें तो वो गाड़ी आगे निकल जाएगी, ये गाड़ी पीछे रह जाएगी। आगे जाके देखोगे तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव आएगा बेटा। फिर क्या होगा? इसके बाद यहां पे दोनों गाड़ियां आपस में मिल चुकी हैं, यहां पे आके दोनों गाड़ियां मिल गई, दोनों गाड़ियां मिल गई तो आगे निकल जाएगी दूसरी वाली गाड़ी और ये गाड़ी पीछे रह जाएगी। तो बेटा इसका कर्व बनेगा, इसमें क्या होगा? सबसे पहले x1 माइनस x2 नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसका जो पोजीशन है वो ज्यादा है, इसका कम है ना। तो यहां पे जब x1 माइनस x2 करोगे तो नेगेटिव आता है, तो x1 माइनस x2 पहले नेगेटिव आएगा। पहला ऑप्शन देखो बेटा, x1 माइनस x2 वो बोल रहा है पॉजिटिव है, ना 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 सर, x1 माइनस x2 पॉजिटिव नहीं होगा, x1 माइनस x2 पॉजिटिव नहीं होगा। x1 माइनस x2 बेटा नेगेटिव से शुरू होगा, उसके बाद इस जगह पे एट दिस पॉइंट आप देख रहे हो कर्व एक्सिस को पास करते हुए जा रहा है, तो एट दिस पॉइंट मेरे बच्चे यहां पे x1 और x2 बराबर हो जाएंगे, यहां पे x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। इस हिस्से में x1 छोटा था x2 से और यहां पे x1 बड़ा हो जाएगा x2 से। मैंने बोला था ना आपसे, तो पहले क्या होगा? x1 छोटा था x2 से, x1 छोटा है x2 से, इसलिए जब x1 माइनस x2 किया तो पहले आया नेगेटिव। एक जगह पे जाके दोनों बराबर हो गए, x1 और x2 बराबर हो गए, तो यहां पे x1 माइनस x2 हो जाएगा 0। तो यहां पे देखो, अरे यार पीछे हो भाई, यहां पे x1 हो जाएगा x2 के बराबर, x1 माइनस x2 की वैल्यू यहां होगी 0। तो इस पॉइंट पे x1 माइनस x2 0 होगा। आप भी समझते हो कि ये t वाले एक्सिस पे है, यहां पे x1 माइनस x2 0 ही होगा। और इसके आगे x1 माइनस x2 जब आप करोगे तो आंसर मिलेगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर माइनस का vt। आप देख रहे हो x1 माइनस x2 प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, आप देख रहे हो x1 है हाफ at स्क्वायर, x2 है vt। तो मैंने जब x1 माइनस x2 किया इट विल बी और हाफ at स्क्वायर माइनस का vt। बेटा आगे जाके देखा तो x1 माइनस x2 जो है वो t के प्रोपोर्शनल है, तो देखो यहां पे पैराबोलिक कर्व बनता हुआ आगे जाएगा। भी आगे ये पैराबोलिक कर्व बनाता हुआ जाएगा आगे। पहले भी पैराबोलिक बन रहा है लेकिन नेगेटिव साइड बन रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहां पे x1 माइनस x2 नेगेटिव होना था। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें पहले कर्व नेगेटिव में गया है। यहां पे देखो, यहां पे कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, वो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव ही आएंगी। तो x1 माइनस x2 नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव है, यहां पे जाके x1 x2 बराबर हो जाएंगे और फिर आगे x1 बड़ा हो जाएगा x2 से, तो उसके लिए रिलेशन ये वाला है। फिर समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं ना बात को? पक्का ना नोट कर लो। दिखने में बहुत टफ था ये क्वेश्चन, बट असल में कुछ खास है नहीं इसमें।
बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि भाई यहां पे स्लोप ग्राफ जो है वो नेगेटिव में जाएगा। क्यों जाएगा उसकी वजह यहां पे दे दी है मैंने आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहां से शुरू करना है, इसको नोट करना, इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? तो इसका आंसर सी आ गया। बढ़े आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो यहां पे क्या कुछ नई बात होने वाली है कि वही पुरानी बातें चलनी है जो हमने पोजीशन और टाइम के लिए किया था? बेटा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हुआ, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें मजा नहीं आएगा। यहां देखना, मान लो यहां पे मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया किसी ने, और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा था। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट यहां पे हो जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने टाइम देखा, इट कम्स आउट बी t1। इस पॉइंट पे मैंने टाइम देखा, इट कम्स आउट बी t2। इधर मैंने वेलोसिटी देखी, वो आ रही है v1, इधर मैंने वेलोसिटी देखी, वो आ रही है v2। ठीक है, क्लियर है? यहां पे इस लेंथ को लिखते हैं t2 माइनस t1। क्या यही होता है डेल्टा t भी? जी सर। तो ये जो लेंथ है वो बनेगा t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू डेल्टा t। तो ये लेंथ हो जाएगी डेल्टा t। यहां पे देखो तो ये लेंथ हो जाएगा आपका डेल्टा v, क्योंकि यहां पे v2 वेलोसिटी, यहां पे v1, तो इट वन कम्स आउट बी v2 माइनस का v1 विच इज योर डेल्टा v। ये आ जाएगा आपका डेल्टा t। मैंने क्या बोला, दो पॉइंट्स थे हमारे पास, इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। a और b के बीच में कॉर्ड बना लीजिए, तो दिस इज द कॉर्ड बिटवीन द पॉइंट a एंड b। इस कॉर्ड को अगर आप देखोगे तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो मैंने पाया कि भाई यहां पे जो एंगल ये इस लाइन के साथ बना रहा है वही एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगा। बनाएगा ना भाई? पैरेलल है ना ये व्हाइट और एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये व्हाइट लाइन और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो जो एंगल इसके साथ बनेगा वही एंगल इधर भी बनेगा। अब अगर मैं स्लोप निकालूं कॉर्ड का, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड it is given by m which is your tan theta। tan theta परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर पे डेल्टा v, बेस पे डेल्टा t, तो स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। हो, ये क्या है? ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है। तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मुझे स्लोप निकालना है, और सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या मैं स्लोप निकाल लूं? अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाए और मुझसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछे, तो क्या मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकाल लूं तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा? जी हां सर, आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये हमें क्या देगा? क्या देगा ये? एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर जस्ट मैं एक्सेलरेशन जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, अभी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, ये एक्सेलरेशन देता है। क्या यहां पे वो वाली बातें वैलिड होगी? देखो एक्सेलरेशन को लिखते थे dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मैंने क्या बोला था? जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो आपको स्लोप ही निकालना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिलता था, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये बात एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो अगर यही बातें आप वहां पे पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए कर रहे थे तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं यार मुझे किसी एक पॉइंट पे बताइए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूं? यहां पे कोई मुझे बोले कि ना भाई आप तो मुझे एक पॉइंट पे बताओ क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा? हाँ, किसी एक पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा? तो मैंने बोला ठीक है, मान लो जो कर्व यहां पे बन रहा है वो इट इज समथिंग लाइक दिस।
उसने बोला किसी एक पॉइंट पे बताइए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला यार एक पॉइंट पे बताने के लिए मैंने दो पॉइंट्स के बारे में तो चर्चा की थी, ए और बी, दो टाइम इंटरवल थे, यहां पे t1 था, यहां पे t2 था, ये मैं करना जानता हूं। पर इंस्टेंटेनियस के लिए क्या किया जाए? अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सारी बातें जानना चाहता हूं तो मुझे टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा। तो टाइम इंटरवल को मैं करता हूं छोटा, और ये बिल्कुल छोटा सा एक टाइम इंटरवल यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। ये छोटा सा टाइम इंटरवल dt हो जाएगा। इस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का कुछ चेंज होगा, एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय dv। यहां पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल, उस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंज हुआ वो dv। जरा गौर फरमा के देखें तो क्या यहां पे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा? दिख रहा है आपको ये छोटा सा ट्रायंगल? इस छोटे से ट्रायंगल को जूम करके बनाया, तो छोटे से ट्रायंगल को जब मैंने जूम किया तो ये ऐसा बना। छोटे से ट्रायंगल में ये कोई एंगल थीटा हो जाएगा बेटा, ये है dt, ये है dv। अगर मैं यहां पे tan थीटा फाइंड करूं जो कि असल में स्लोप होता था, इट कम्स आउट विद dv बाई dt। सर dv बाई dt को तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या आपको किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या उस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल लें? बोलो हाँ कि ना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हम उस पॉइंट पे स्लोप निकालें? मैंने देखो टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पे, मैंने क्या किया, टेंजेंट बना दिया इस पॉइंट पे, और देखा कि टेंजेंट ने यहां पे थीटा एंगल बना रहा है। बेटा जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वही एंगल यहां पे भी बनेगा। देखो जरा, जो एंगल यहां पे थीटा बन रहा है वही एंगल यहां पे बना, देखा वही बनाया मैंने थीटा एंगल। उस केस में स्लोप हो जाएगा tan थीटा विच इज dv बाई dt विच इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखो, किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप निकालना है, स्लोप एट अ पॉइंट गिव्स एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालते हो तो आपको वो एक्सेलरेशन देता है। कौन सा वाला? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। वो भी कौन सा वाला देता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। तो अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आप स्लोप निकालिए ए बी वाली कॉर्ड का। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है तो आप स्लोप निकालिए किसी भी पॉइंट, यहां पे लेट्स से क्यू मार्क कर दिया, क्यू पॉइंट पे एक्सेलरेशन, स्लोप निकाल लीजिए, पता चल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज निकालना है तो दो पॉइंट के बीच में कॉर्ड होगा, कॉर्ड का स्लोप निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। खत्म कहानी, बस यही है बस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, उसका स्लोप निकालिए तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस मिलेगा, दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालोगे तो एवरेज मिलेगा। दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज मिलता है, किसी एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस मिलता है। याद रहेगी बातें, लिख लीजिए इसको जल्दी से, देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये वाली बातें भी लिख लो यार, ये वाली बातें भी लिख लीजिए। हो गया ये भी? आओ जरा सारी बातें दिखा देता हूं। देखो भाई, tan थीटा इक्वल्स टू dv बाई dt किया, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना। किसी भी छोटे से टाइम के लिए हमने चीज डिफाइन करी, किसी छोटे टाइम dt में मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का जो चेंज होगा इट इज गिवन बाय dv। dv is the small change in the velocity। यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, बस ये छोटा सा ट्रायंगल जूम करके बनाया। जो एंगल थीटा यहां पे होगा वही एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी बनेगा, यहां पे थीटा बनाएंगे, tan थीटा dv बाई dt करने से एक्सेलरेशन मिलता है इंस्टेंटेनियस वाला। समझते हो ना? अब तो कोई समस्या तो नहीं है इसमें, देख लो, सवाल करूंगा ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर किया नोट सभी ने? हाँ भाई, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया जाए और उसके अंडर का एरिया निकाल लिया जाए तो क्या मिलता है? सवाल कराऊंगा, अभी थोड़ा सा रुको, अभी कुछ चीजें एक बार निपटा लेते हैं,
उसके बाद सवाल ही सवाल होंगे फिर, है ना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया है और उसके अंडर का एरिया आपसे मांगता है, तो वो क्या देता है, तो वो देता है आपको डिस्प्लेसमेंट बेटा। कैसे सर, जरा आओ चर्चा करते हैं। तुम जानते हो कि v इक्वल्स टू ds बाई dt होता है बेटा, v इक्वल्स टू ds बाई dt होता है। तो ds अगर आपको निकालना है तो इट विल बी ऑफ v dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। पहली बात तो इंटीग्रेशन का यूज एरिया फाइंड करने में आता है, पता है ना, कॉन्टिन्यूस कर्व होता है, उसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन का यूज है। पर सर यहां पे मतलब कुछ समझ नहीं आया, जैसे वहां पे पता चल रहा था ना कि स्लोप निकाला तो वो बराबर हो गया, वैसे कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे। सर आओ इसका भी फील कराता हूं। उसमें तो समझ आया था ना कि स्लोप निकाला तो स्लोप का फॉर्मूला हमने निकाला, लेकिन बाद में पता चला वो स्लोप तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर था। इसमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, सो ग्राफ हम बना रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। कर्व वैसा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। एक कर्व बना यहां पे, मान लो कुछ भी कर्व बन गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब ध्यान से सुना, इस पॉइंट पे दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन दीज पॉइंट्स? इन दोनों पॉइंट के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊं इसमें? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएं इस केस में? फिर तो जरा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पे टाइम लग रहा है t1, मान लीजिए यहां पे टाइम लग रहा है t2। t1 से t2 के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, वो मैं समझ नहीं पाया कैसे करें सर। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, चलो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए किसी एक जगह पे। तो मैंने एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए चीजों को डिफाइन किया और यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट, यहां पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt के लिए बात की मैंने। अब क्योंकि पता है देखो दिक्कत क्या आ रही थी ना कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, है ना। यूजुअली तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं ना कि भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ ये सब कर लेते थे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि हर एक जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो मेरा ये फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूं मैं। अच्छा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, बिल्कुल किसी एक जगह पे मैंने कोशिश करी इसको फाइंड करने की। मैंने बोला किसी एक टाइम पे बात करते हैं, किसी एक टाइम पे बात करते हैं। तो किसी एक टाइम पे बात करने के लिए ये t1 t2 इसका इंटरवल छोटा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा। मैंने छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया। इस छोटे से टाइम इंटरवल पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पे कि एक ही वेलोसिटी आ रही है कहीं। एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया जिसपे मैंने वेलोसिटी बोली v आ रही। भाई दिक्कत क्या आ रही थी, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकते थे, लेकिन पॉइंट पे आ था कि यहां पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी, भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी। मैं कब तक वो फॉर्मूला लगाता रहूंगा, मुझे तो दिक्कत हो गई ना। तो मैंने बोला किसी एक टाइम पे बताओ भाई क्या हो सकता है। तो मैंने क्या बोला था, किसी एक टाइम पे बताने के लिए आपको छोटा सा इंटरवल लेना पड़ता है। तो किसी एक टाइम पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमने एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया। इस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी v आ रही है। सो फॉर दिस स्मॉल इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, बेटा यहां पे छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी फिक्स होगी। अब हमारा काम आसान हो गया, टाइम यहां पे dt हो गया। तो बेटा छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं, विच इज गिवन बाय स्पीड v इंटू टाइम dt। क्या ये बात सही रहेगी?
अब लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ सर, अब इस छोटे से टाइम इंटरवल में हमने वेलोसिटी को फिक्स कर दिया, तो अब मेरा ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, ds इक्वल टू vdt वाला हो जाएगा ना। हाँ सर, अब क्या होगा, ds इक्वल टू vdt तो कर दिया, ds इक्वल टू vdt तो कर दिया। अब ये जो डिफरेंशियल फॉर्मेट में होता है, इसको हटाने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। इसको हटाने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है सर, तो ये मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, ये मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, तो यहां पे s हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। ये तो मैं वहां से भी कर सकता था सर। इसको ग्राफ से कैसे रिलेट करें, इस चीज को ग्राफ से कैसे रिलेट करें वो बताओ सर। ये तो हम पहले भी कर सकते थे। अगर आप v dt को देखें तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये समझ आता है देख के, आपको ये देख के समझ आता है कि ये लेंथ जो है वो v के बराबर हो रही है, या देख के समझ आता है कि ये लेंथ v के बराबर है और ये लेंथ dt के बराबर है। तो आप मुझे एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप बता सकते हो। क्या आप लोग बता सकते हैं ये छोटी सी जो एलिमेंट आपने लिया है इसका एरिया क्या होगा? ऑब्वियसली बात है सर, इट विल बी योर लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहां पे इसका एरिया जो हो जाएगा, छोटा सा एरिया, इट इज इक्वल टू v dt। ये जो छोटा सा एरिया हो जाएगा बेटा वो क्या होगा, v dt। यार v dt तो ds था ना, v dt तो ds था ना, तो क्या मैं लिखूं dA इक्वल्स टू ds। क्या यहां से एक बात सामने आ रही है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, सो एरिया विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ओहो अच्छा, यहां से बात समझ आ गई अब कि जो एरिया होता है इट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट अंडर कर्व। इंटीग्रेशन क्यों किया हमने वो भी मैं बताता हूं। अब आपको क्या हुआ ना कि इंटीग्रेशन क्यों किया हमने वो बताता हूं। ये तो चलो इस छोटे से एलिमेंट के लिए हो गया विच इज योर ds, है ना। लेकिन मुझे t1 से लेकर t2 तक बतानी थी बातें। तो t1 से लेकर t2 तक बताने के लिए, t1 से लेकर t2 तक बताने के लिए मुझे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। इतने सारे छोटे एलिमेंट्स जब मैं लूंगा तो इन सबका एरिया निकालूंगा, छोटे छोटे एरिया आएंगे सबके, छोटे छोटे एलिमेंट के छोटे छोटे एरिया निकलते जाएंगे। बिल्कुल निकलेंगे सर। इन छोटे छोटे एरियाज को जब मैं ऐड करूंगा तो वो कैसे करूंगा, तो उसके लिए बेटा इंटीग्रेशन सामने आता है, बोलता है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्टिन्यूअस है, उनको ऐड करना है तो मेरा इस्तेमाल कर लो। अरे भैया इंटीग्रेशन को तो एप्लीकेशन ही यही है कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस चीज का एरिया फाइंड करना है तो आप इंटीग्रेट करते हो। तो ये तो इस फॉर अ सिंगल एलिमेंट, फॉर अ सिंगल एलिमेंट है ये सारी बातें। अगर आप इसका इंटीग्रेट करते हो तो आप पूरे t1 से लेकर t2 तक कंसीडर करते हो बातें। ये बात तो समझ आ गई ना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एरिया होगा, छोटे से एलिमेंट का जो एरिया था। यहां पे इसको हाईलाइट करता हूं क्योंकि हमने इसी पे काम किया था, सारा इस पे ही सारा काम किया था, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। छोटे से एलिमेंट का जो ये एरिया है बेटा, छोटे से एलिमेंट का जो ये एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है। अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूं तो t1 से लेकर t2 तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगा क्या? ये वाली बात तो समझ आती है ना कि एरिया डिस्प्लेसमेंट क्यों बन रहा है। हाँ सर, एरिया डिस्प्लेसमेंट क्यों बना, क्योंकि एरिया निकाला वो v dt आ रहा है और v dt हमारा डिस्प्लेसमेंट भी था। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट है। ये सिंगल एलिमेंट के लिए बात कर रहे थे। अगर मुझे फॉर ये सारी बातें फाइंड करनी है फ्रॉम t1 टू t2, ये सारी बातें अगर t1 से t2 तक फाइंड करना चाहता हूं तो इस dA का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब प्लस। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट आपने ले लिए, अब इनको कर रहे हो प्लस। प्लस करना मतलब इंटीग्रेट करना। तो आपने किया इंटीग्रेशन dA t1 से लेके t2 तक। इट विल बी योर इंटीग्रेशन v dt t1 से लेके t2 तक। इट विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम t1 टू t2, जो कि आगे अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है।
सो कुल मिला के बात बस यही है मेरे बच्चे कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, तो ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा फिर। तो यहां पे भी बस यही समझाना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, एरिया अंडर द कर्व निकालिए। इसका एरिया आप जब निकालोगे इट कम्स आउट बी VDT, इसका एरिया बनेगा VDT, और VDT तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है सर छोटे से टाइम के लिए, तो जो छोटे से टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट है वो ds है, और ये एरिया के बराबर भी आ रहा है, मतलब एरिया और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो एरिया अंडर द कर्व हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब आपको T1 से लेके T2 तक इसको सॉल्व करना है बेटा, तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक, T2 तक, T1 से T2 तक। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए T1 से लेके T2 तक, तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट T1 से लेके T2 तक, एंड इट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ds। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। समझ आई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। लिखना है, लिख लो भाई, ये सारी बातें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? समझ रहे हो ना क्यों डिस्प्लेसमेंट एरिया के बराबर था, क्यों डिस्प्लेसमेंट एरिया के बराबर है? यार इससे ज्यादा तो क्या ही समझाऊं तुम लोगों को, है ना। एनीवेज, ये सारी बातें तुमने लिख ली थी, सब बढ़िया तरीके से समझ आ गया था। ठीक है, तो इसके बाद अब जो बारी है वो है सवाल की। तो भाई इस पे भी कुछ सवाल है मेरे पास, वो देख लीजिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखवा देता हूं यहां पे, अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हो विदाउट कंसीडरिंग द साइन, तो वो देगा डिस्टेंस, क्योंकि आप जान चुके हो, हैशटैग हम जान चुके हैं दैट एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का कर्व होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, है ना, या फिर स्पीड टाइम कर्व, VT कर्व लिख देता हूं सीधा, VT कर्व। एरिया अंडर VT कर्व या तो मुझे डिस्टेंस देगा या फिर वो मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस देगा या तो देगा मुझे वो डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहां पे बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने एरिया अंडर VT कर्व को विदाउट साइन लिखा, विदाउट साइन का मतलब क्या होता है बताता हूं अभी। एरिया अंडर द कर्व को विदाउट साइन लिखा तो वो आपको डिस्टेंस देगा बेटा, लेकिन अगर आपने एरिया अंडर द कर्व को विद साइन कंसीडर किया है तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। विद साइन अगर आपने इसको कंसीडर किया है तो ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने एरिया अंडर द कर्व VT कर्व को विदाउट साइन लिखा है तो वो डिस्टेंस दे देगा। अगर आपने एरिया अंडर द VT कर्व को विद साइन लिखा है तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा नॉर्मल सा केस कंसीडर कर लेता हूं यहां पे। सपोज करो ये VT कर्व मुझे दे दिया किसी ने, ठीक है, यहां पे ये कुछ ऐसा बन रहा था और यहां पे कुछ ये ऐसा बन रहा था। मान लो ऐसा कुछ VT कर्व दिया है, मुझसे वो मांगता है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें उसने हमसे मांगी है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अगर मैं इधर देखूं तो ऊपर वाला एरिया A1 हो जाएगा, नीचे वाला एरिया A2 हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इट विल बी योर एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या ये A1 प्लस A2 हो जाएगा? जी सर बिल्कुल, ये A1 प्लस A2 हो जाएगा। ये एरिया प्लस ये एरिया आपको डिस्टेंस दे देगा। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट मांगू तो आप लिखोगे इट विल बी योर A1 प्लस का माइनस का A2, क्योंकि A2 नीचे की तरफ है, नेगेटिव साइड है। देखो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव, तो एरिया सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव साइड है, तो मैंने साइन को कंसीडर किया है। अगर मैं साइन को कंसीडर करता हूं इट विल गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो ये मुझे डिस्टेंस देता है। बस इतनी सी बात जो आपको कंसीडर करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा इसमें।
इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 था। भाई यहां पे दोनों को ऐड किया तो डिस्टेंस मिल गया, लेकिन अगर वही मैं साइन को कंसीडर कर लूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इट इज योर A1 माइनस A2, इट्स द डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक अभी समझ आ रही है बातें। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, हैशटैग ज्ञान की बात इंपॉर्टेंट है भाई, ज्ञान की बात जो आपको नोट करनी है। कर लिया नोट? इसका एक एग्जाम्पल भी कंसीडर कर लेना, ये वाला हो गया है भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सवाल पे। जो सवाल कहता है द वीटी ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। आपको वीटी ग्राफ दे दिया यहां पे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल व्हेन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। इसमें मैं आपसे कुछ और भी चीजें पूछ लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पे एक थर्ड क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कितना लिखूं, 30 सेकेंड्स। चलिए भाई, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। मैंने 3 सवाल आपको दिए, तीनों सवाल आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। तो पहली बात तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ये बताना है, टाइम इंटरवल व्हेन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम ये बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स बताना है, या तो मैं चाहूं तो पूरा 80 सेकेंड्स के लिए भी पूछ सकता हूं आपसे, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ठीक है। और आप साथ ही साथ बता सकते हैं मुझे डिस्प्लेसमेंट इन कितना 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के लिए या 40 सेकेंड्स के लिए लेते हैं, चलो 40 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई बताओ, किया ट्राई? भाई सबसे पहली बात वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। मुझे 2 पार्ट दिखते हैं, मैं नंबरिंग करता हूं, नेमिंग कर देता हूं। यहां पे O हो गया, दिस पॉइंट इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस पॉइंट इज योर D। O से A से B, B से C, C से D, O से A से B, B से C, C से D। बताइए जरा कहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, OA में, AB में, BC में या फिर CD में। तो इसको सॉल्व करने गया मैं, तो मैंने स्लोप निकाला है ना, स्लोप निकाला OA वाले पार्ट में, इट इज गिवन बाय tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहां पे 20, और बेस कितना हो जाएगा 20, यहां पे स्लोप बनेगा 1। देखो परपेंडिकुलर कितना 20, बेस कितना 20 है ना, स्लोप हो गया 1। ठीक है सर, AB वाले में स्लोप निकाला, AB वाले का स्लोप बेटा 0 आएगा। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि स्लोप 0 क्यों है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, वो AB x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए स्लोप 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द BC? तो BC में जो स्लोप है इट विल गिवन बाय tan थीटा अगेन विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा, यहां पे यहां तक जोड़ो इसको, this part it's 80 minus 20, 80 minus 20 divided by 40 minus का 30, perpendicular upon base है ना। 80 minus 20 is 60 and 40 minus 80 is 10, तो 60 by 10 which comes out be 6। तो बेटा यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और CD का स्लोप कितना आएगा, CD का स्लोप होगा 80 minus 40 और यहां पे 80, 2 आएगा शायद है ना, स्लोप ऑफ CD। पहली बात तो स्लोप नेगेटिव बनेगा सर इसका, दूसरी बात इट विल बी योर 80 माइनस 40, 80 माइनस का 40 डिवाइडेड बाय दिस विल बी योर 80 माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 स्लोप बनेगा CD का। सबसे ज्यादा स्लोप मुझे किसका मिल रहा है, सबसे ज्यादा स्लोप मिला है मुझे BC का। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कौन से वाले इलाके में होगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा इस वाले इलाके में, एंड इट विल बी योर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट विल बी योर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम स्लोप जो कि मुझे BC वाले सेगमेंट में मिला था। टाइम इंटरवल व्हेन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम,
भाई बी से लेके सी तक का टाइम इंटरवल कितना था? 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स। तो यहां पे वो टाइम इंटरवल 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स का था। वो टाइम इंटरवल 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स का था। अगला सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 30 सेकेंड्स? तो 30 सेकेंड्स में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा इन 30 सेकेंड्स, ये आपको बताना है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, आप भी जानते हो। अगर मैं एरिया निकाल के उनको ऐड कर दूं तो मेरा और डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये पहला वाला एरिया, ये दूसरा वाला एरिया, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यही बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स तक ही जाना है आपको सिर्फ। तो पहला एरिया, दूसरा एरिया। लेट्स सॉल्व हियर थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। traveled in 30 seconds. So distance will be equal to पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया। पहला वाला आपको दिख रहा है, इट इज अ ट्राइंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 20, बेस कितना है? 20। सो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस इसका आएगा, ये देखो ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है। सेकंड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ इंटू विड्थ। हाफ बेस कितना था? 20, हाइट कितना था? 20, लेंथ कितना था? 10, विड्थ कितना है? 20। 2 से 10 टाइम्स मर जाएगा, ये बन जाएगा 200 प्लस का 200। 400 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, 200 400 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स, राइट। 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 400 मीटर। कैसे किया हमने? एरिया निकाल लिया अंडर द कर्व। ये देखिए, ये वाला एरिया जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे 1, और ये वाला एरिया जो मैंने लिखा है 2, इन दोनों एरिया को निकाला, ऐड किया, आंसर आया। 40 सेकेंड्स में वो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो आप एक ये थर्ड एरिया निकाल लीजिए और एक ये फोर्थ वाला एरिया निकाल लीजिए, तो आपको और आंसर मिल जाएंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकेंड्स अगर मुझे बताना है, फोर्थ सवाल, डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकेंड्स, तो अगेन बेटा सारे के सभी एरिया जो है यहां पे वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इट विल बी पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया, तीसरे वाले का एरिया और चौथे वाले का एरिया। पहले वाले का एरिया हाफ इंटू 20 इंटू 20 कर लिया था, दूसरे वाले का 10 इंटू 20 कर लिया था। तीसरे वाले का एरिया निकाल लेते हैं बेटा। पहले दूसरे का एरिया पहले निकाल लिया था, तीसरा देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, अगेन हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा यहां पे देखो ये कितना है? 10, ये कितना है? ये कितना है? 6। 80 माइनस 20, 60। तो थर्ड का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्या करें हम लोग? बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस में 10, हाइट में 60 प्लस का फोर्थ वाले का एरिया। फोर्थ वाला कहां गया? नीचे, ये रहा फोर्थ वाला। बेस, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी? 10, विड्थ कितनी? 20। अरे विड्थ 20 है ना, ग्राफ पढ़ना तो आता है तुम लोगों को। 10 इंटू 20, 2 से ये 30 टाइम्स चला जाएगा एंड 2 से ये 10 टाइम्स चला जाएगा। सो इट कम्स आउट बी 200 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200। 900 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट भी 900 मीटर मिल रहा है और डिस्टेंस हमें पहले वाले केस में मिला था 400 मीटर। आप देख सकते हो कि कहीं पे भी नेगेटिव एरिया नहीं था, इसलिए सबको पॉजिटिव लिया है। अगर बाई चांस कोई एरिया नीचे की तरफ होता तो मैं उसको नेगेटिव लेता व्हाइल सॉल्विंग फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर कोई एरिया नीचे की तरफ होता तो मैं उसको नेगेटिव ले लेता, लेकिन नीचे की तरफ कोई एरिया नहीं है, इसलिए मैंने सबको पॉजिटिव लिया है और डायरेक्टली ऐड कर दिया है। हाँ ठीक है, समझते हो? नीचे की तरफ कोई एरिया होता तो माइनस का साइन लगाता, लेकिन कोई भी एरिया इसके नीचे नहीं है, इसलिए मैंने सब में प्लस लगाया है। समझ गए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें निकाली जा सकती है, एक एक्सेलरेशन और एक डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकाल के उनको ऐड कर देना है ना, डिपेंडिंग ऑन साइन का ध्यान रखना। बस आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट? बहुत बढ़िया। अगला वाला पार्ट भी नोट कर लो, ये वाला।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकेंड्स। चलो भाई, हो गया। बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कहता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन द डिस्प्लेस फिगर द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स। भाई 6 सेकंड्स में व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यार सीधी सी बात है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। आप भी समझदार, मैं भी समझदार, हम जानते हैं एरिया फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया A3। मैंने क्या बोला, जब आप डिस्टेंस की बात करोगे तो एरिया डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा। तो जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो एरिया डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। पहले वाला क्या एरिया निकाला, सो A1 कैन बी रिटन एज, बेटा ये लेंथ कितना हो जाएगा 2 और ये लेंथ कितना हो जाएगा 4, सो इट विल बी 2 इंटू 4 8। दूसरा एरिया निकाले, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2, इट विल बी 2 इंटू 2 4। थर्ड एरिया निकाले, सो ये हो जाएगा, देखो यहां पे 2 तक जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, देख लेना, एंड दिस विल बी अगेन 2, सो 2 इंटू 2 4। चलिए भाई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4 16 मीटर। ठीक है, अगली बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। जब मैं डिस्प्लेसमेंट कह देता हूं तो यार सीधा सा मतलब है कि मुझे साइन कंसीडर करना है साथ में, और साइन अगर कंसीडर करना है सो इट विल बी योर A1 माइनस A2 प्लस A3। जो एरिया नेगेटिव में था उसको माइनस के साथ लगाया, बाकी सब पॉजिटिव में लगे। 8 माइनस 4 प्लस का 4, सॉल्व करोगे 8 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आ रहा है 16 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 8 मीटर का, बस खत्म होगी कहानी यहां पे। इसमें नहीं था कुछ और ना, इसमें कुछ और नहीं था ना, बस यही करना है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो आप उसका क्या करो, स्लोप फाइंड करो तो मिलेगा एक्सेलरेशन, आप उसका एरिया फाइंड करो तो मिलेगी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यहां पे मैं करता हूं इस पार्ट को समाप्त। ग्राफ क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, तो मैं सोच रहा हूं इसको 2 पार्ट्स में कर लेता हूं। अगले पार्ट में मैं क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। ठीक है, अगले पार्ट में कुछ अच्छे लेवल के ग्राफ होंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे। अभी यहां तक जितने ग्राफ आपको दिखते हैं उनको सॉल्व कर लो। कहीं और कोई मटेरियल तुम सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर ग्राफ दिखता है तो उसको सॉल्व करो। अभी कुछ और वैरायटी भी है ग्राफ के जिनको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको डीपीपी वगैरह देखना है या वीडियो दोबारा देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल पे जाना, www.magnetbrain.com सर्च करना। एक ऐसा पेज तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा जिसमें कि अगर आप IIT JEE वाले पार्ट पे जाते हो तो यहां पे मेरे लेक्चर्स आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे हमने सारी चीजें बता दी कि क्या क्या चीज हम कवर करने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसके डीपीपीज के सॉल्यूशन सब कुछ यहां पे अवेलेबल है, और ये सारी चीजें आपको मिलती है फ्री में बेटा। यहां पे कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाए या फिर आपको बोला जाए कि भाई कूपन कोड लगा लो तो उससे डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस। ठीक है, तो जितने बार आपको लेक्चर्स देखने हैं उतने बार लेक्चर देखो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दो फिर। ठीक है, बाकी जी हाँ, ये वेबसाइट पे मिलनी है सारी चीजें। और जाने से पहले ये 3 काम जो आप हमेशा करते हो वो है कि अगर चैनल पे नए हो तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अपने भाई बंधुओं तक ये सेशन जरूर पहुंचाओ, उनको जाके बोलो कि भाई सब IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा मैग्नेट ब्रेन पे ज्वाइन करो। राइट, चलिए सेशन पसंद आया तो कर लेना। सो ग्राफ का एक पार्ट अभी और बचा है जिसमें कुछ और वैरायटी ऑफ ग्राफ मैं कवर करूंगा, साथ ही साथ कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू करूंगा जहां पे मैं पूरे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस इतनी ही बातें थी आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।